सो वंस अगेन आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले पेयर का मतलब क्या है। पेयर होता है टू इन नंबर, टू इन नंबर्स। उसके बाद लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन तो आपको पता होता है, जिसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी, जहां पे ए और बी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स, एंड ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। और जो डिग्री होगी वेरिएबल की, जो भी डिग्री होगी वो 1 होगी। उसके बाद इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है कि जो पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी दैट विल इक्वल टू 0, इट इज इक्वेशन होता है। और उसके बाद टू वेरिएबल्स। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा, यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखा दैट इज ए एक्स प्लस बी। सो ये ए कांस्टेंट टर्म है और b एक कांस्टेंट टर्म होता है, और जो x होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हम पढ़ेंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे, यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे, एक होगा x और दूसरा होगा y। तो यहाँ पर दो ही वेरिएबल होंगे, एक होगा x और तुम्हारा दूसरा हो जाएगा y। सो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे इसको। सो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है 4x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, 7x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको हम कहते हैं एक लीनियर इक्वेशन। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि दोनों पे जो x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल x और y है, और इनकी जो डिग्री होती है यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे भी डिग्री एक ही है। इसीलिए डिग्री एक है, सो दैट इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। पेयर किसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये है एक इक्वेशन और ये है दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस प्रेजेंट है, इसको हम एक पेयर ही बोल सकते हैं या फिर दो इक्वेशन ही बोलेंगे, इसीलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। उसके बाद दो वेरिएबल, यहाँ पे देखो x और एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल y है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे y। सो दो वेरिएबल प्रेजेंट है, इसीलिए इसी जोड़ी को कहा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है, इसको तो हम देख लेते हैं। जो जनरल फॉर्म होगी इसकी, वो कुछ ऐसे हो जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो जो ए बी सी होंगे वो
कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं और जो ए एंड बी ये 0 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अगर 0 के बराबर हो जाते हैं तो क्या होगा देखेंगे। व्हाट विल हैपन इफ ए एंड बी इक्वल टू 0। अगर ए बी 0 के बराबर होते हैं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे कि 7x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा एग्जांपल है 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो a1 की वैल्यू है वो है 7, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 4 और c2 की वैल्यू है 8। अगर मान लो a1 0 हो जाता है तो a1 अगर 0 हो गया, यहाँ पर जो a1 7 था, मान लो कि मैंने इसको 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू एक्स हो जाएगा और बचेगा सिर्फ by। b की जगह b1 3 था तो 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया, 0 प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। सो फाइनली आपको मिलेगा 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये तो एक लीनियर इक्वेशन है, मगर यहाँ पे जो वेरिएबल है सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, मगर हम तो 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक ही है, सो हम तो 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे वेरिएबल एक हो गया तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो a की वैल्यू है और जो b की वैल्यू है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a की वैल्यू और b की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रूट और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन हमको दिया है, सो वो इक्वेशन के पेयर में रूट या फिर सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, 4x प्लस 2y प्लस 6। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक इक्वेशन मैंने लिखी है, कोई पेयर नहीं है, सिर्फ एक है। मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करूंगा आपको रूट या फिर सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे, इसको सिर्फ समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए। सो रूट और सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे, यहाँ पे साफ देख सकते हैं आप, ये जो x है हम इसे कहेंगे वेरिएबल और जो y है इसको ही हम कहेंगे वेरिएबल ही कहेंगे। सो रूट और सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है x और ये वेरिएबल है y, यहाँ x की जगह हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे ये y की जगह भी कुछ वैल्यू पुट करेंगे। जो वैल्यू पुट करने पर हमें इसकी पूरा इक्वेशन की वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी। जो वैल्यू पुट करने पर ये जो पॉलिनोमियल है ये इक्वल टू 0 हो जाएगी, उसी वैल्यू को, वेरिएबल की उसी वैल्यू को ही हम कहेंगे रूट या फिर सॉल्यूशन। यहाँ पे x का वैल्यू मैं कुछ डालूंगा और y का वैल्यू कुछ डालूंगा, जो वैल्यू डालने पर मुझे ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी, वेरिएबल की उसी वैल्यू को ही मैं कहूंगा रूट या फिर सॉल्यूशन। तो चलिए एक एग्जांपल के जरिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मैंने लिख दिया है 4x प्लस 2y प्लस 6, तो इसको मुझे 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x के लिए एक टेबल बनाया, y के लिए एक टेबल बनाया। ठीक है,
मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 2 डाल दिया। अगर मैंने x की वैल्यू, x की जगह 2 को आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने मान लीजिए कि x की जगह मैंने 2 डाल दिया, तो मेरा जो इक्वेशन था वो कुछ था 4x प्लस 2y प्लस 6। क्या हो जाएगा, अगर मैंने x की वैल्यू 2 डाल दी तो 4 इंटू 2 प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, 8 प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, 2y प्लस 14 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू माइनस 14 एंड y इक्वल टू माइनस 14 अपन 2। सो मुझे y की जो वैल्यू मिली वो -7 मिली। मान लीजिए कि मैंने x की वैल्यू 3 अगर डाल दिया, x की जगह अगर मैंने 3 डाल दिया तो क्या होगा, मेरा जो इक्वेशन था 4x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, 4 इंटू 3 प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, 12 प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दो ऐड हो जाएंगे तो 18 प्लस 2y इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू माइनस 18 एंड y इक्वल टू माइनस 9। सो मुझे y की वैल्यू मिल गई -9। सो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिया है, इसी इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 2 डालूंगा और y की जगह -7 डालूंगा तो मुझे ये इक्वेशन 0 के बराबर मिलेगी। या फिर x की जगह 3 डालूंगा और y की जगह में अगर -9 डालूंगा तो मुझे यहाँ पे ये जो इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर मिल जाएगी। सो इसीलिए इसी वैल्यू, x की इसी वैल्यू को मैं कहूँगा रूट या फिर सोल्यूशन, और y की इसी वैल्यू को मैं कहूँगा रूट या फिर सोल्यूशन, या फिर x की इस वैल्यू को मैं कहूँगा रूट या फिर सोल्यूशन, और y की इस वैल्यू को मैं कहूँगा रूट या फिर सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। x की जगह ये वैल्यू और y की जगह ये वैल्यू डालने पर मुझे ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर मिलती है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। सो 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -7 प्लस 6, 4 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 8, प्लस 2 को -7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा माइनस का 14 प्लस का 6, 8 और 6 से अगर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो मुझे मिलेगा 14 और ये प्लस माइनस -14। तो यहाँ पे आप साफ देखिए प्लस 14 -14 इक्वल टू 0। तो ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, x की जगह मैंने 2 को डाल दिया और y की जगह मैंने -7 को डाल दिया, तो मुझे ये जो पूरी इक्वेशन थी 0 के बराबर मिल गई। इसीलिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -7 को मैं कहूँगा रूट या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, रूट या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो हम यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन, दो इक्वेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो x और y आप लोग देख रहे हो, ये जो देख रहे हो x और ये y, और ये जो x और ये जो y आप देख रहे हो, यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू कुछ डालने पर ये दो इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएंगी। उसी वैल्यू को, वेरिएबल की उसी वैल्यू को हम कहेंगे 0 या फिर सॉल्यूशन, हम उसे कहेंगे 0 या फिर सॉल्यूशन हम कहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 0 और सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फाइंडिंग ऑफ 0 और सॉल्यूशन, 0 या फिर सॉल्यूशन को हम कैसे
फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जीरो को फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक है आपका ग्राफिकल मेथड, हम ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से, और दूसरा है अलजेब्राइक मेथड। एक होता है आपका ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड है अलजेब्राइक मेथड। तो पहले चर्चा करेंगे हम ग्राफिकल मेथड के बारे में। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। सो ये जो ग्राफ होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये जो ग्राफ हम बनाएंगे सो दो इक्वेशन तो एक ही ग्राफ पर बनेंगे। तो होगा ऐसा कि कोई इक्वेशन ऐसे पास करेगा और कोई दूसरा इक्वेशन ऐसे पास करेगा। ठीक है, कोई इक्वेशन मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर दोनों का हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे पास करेंगे और हमको यहाँ पे सिर्फ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर मिल जाएगी, तो यहाँ पे अगर सिर्फ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको मिलती है तो हम कहेंगे कि इसकी वन सॉल्यूशन है। ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर x की कोऑर्डिनेट और y की जो कोऑर्डिनेट होगी, ये x की कोऑर्डिनेट और y की जो भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगी वो हो जाएंगी इसकी जीरो या फिर सॉल्यूशन। उसी पॉइंट पे x की जो वैल्यू रहेगी और y की जो वैल्यू रहेगी, अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ऐसे डाल देंगे तो ये कुछ वैल्यू शो करेगी x एक्सिस पे, और यहाँ पे अगर ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कुछ वैल्यू शो करेगी y एक्सिस पे। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगी आपकी जीरो और सॉल्यूशन। और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको सिर्फ एक मिला, तो इसलिए हम कहेंगे हमको कितना सॉल्यूशन मिला इसका, हमको सिर्फ इसका वन ही सॉल्यूशन हमको मिला। ठीक है, हमको सिर्फ यहाँ पे वन सॉल्यूशन मिला। दूसरा केस या फिर ऐसे हो सकता है, मान लीजिए ये है आपका y वाला एक्सिस और ये हो गया आपका x वाला एक्सिस। ऐसा भी हो सकता है कि जो पहला इक्वेशन अगर आप प्लॉट करेंगे ये कुछ ऐसे पास करेगा, और जो दूसरा इक्वेशन अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसे पास कर जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये हो गया इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि ये दो इक्वेशन एकदम पैरेलली पास कर गए हैं, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं किए। दो इक्वेशंस कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं किए, ये दोनों इक्वेशन एकदम पैरेलल चले गए। अगर ऐसे होता है, अगर ऐसा होता है ये दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करते, एकदम पैरेलल अगर चले जाते हैं, कहीं पे अगर इंटरसेक्ट नहीं करते, तो इसका मतलब ये इक्वेशन की हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगी, नो सोल्यूशन। हमको ये इक्वेशन की कोई सोल्यूशन मिलेगी, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगी। इसीलिए हम इस इक्वेशन को कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट कहते हैं। जो पेयर ऑफ इक्वेशन में हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलती, हम इसे इनकॉन्सिस्टेंट भी कहते हैं। और ये एमसीक्यू में ये ज्यादातर ये सवाल आता है, आपको ऐसे एक ग्राफ दे देगा और दो इक्वेशन ऐसे पास करेंगे, आपको पूछेगा ये कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है, तो इसका आंसर होगा इनकॉन्सिस्टेंट होगा। सॉल्यूशन कितना मिलेगा आप साफ देख सकते हो, ये दोनों बिल्कुल क्रॉस नहीं किए हैं, तो इसका मतलब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मगर ऊपर की केस में हमको वन सॉल्यूशन मिला है, इसका मतलब ये हो गया आपका कॉन्सिस्टेंट होगा। ये इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन आपका कॉन्सिस्टेंट होगा, मगर यहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंट है। तो ये हम ग्राफिकल मेथड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड में दो इक्वेशन ऐसे क्रॉस कर सकते हैं एक पॉइंट में, या फिर ऐसे पैरेलल जा सकते हैं, जहाँ जिसका मतलब है ये बिल्कुल क्रॉस ही नहीं करेंगे। और थर्ड केस होगा अगर एक इक्वेशन के ऊपर दूसरा कोइंसाइड कर जाए तो क्या होगा। देखिए ये थर्ड केस है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस।
तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये इक्वेशन 1 हो गया, कुछ ऐसे गया, और जो इक्वेशन 2 होगा ये इसके ऊपर, बिल्कुल इसके ऊपर ही पास करेगा, बिल्कुल इसके ऊपर पास करेगा। मतलब मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये बिल्कुल उसके ऊपर ऐसे। कुछ समझ में आ रहा है ना? ये बिल्कुल दो इक्वेशन ऐसे, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और एक के ऊपर एक ऐसे अगर रहेंगे तो इससे क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा दोनों इंटरसेक्ट किए हैं। सो इसका मतलब हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा, हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड बहुत सारे सॉल्यूशन हमको मिलेंगे। और जो कि हमें इस पे सॉल्यूशन मिलता है तो हम इसे कहेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। तो जो पहला ग्राफ हमने देखा था, पहले ग्राफ में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है और इक्वेशन 2 का ग्राफ है। जो पहला इक्वेशन था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे इक्वेशन 2 में दोनों इक्वेशंस ऐसे पैरेलली ग्राफ में पास करेंगे, और इक्वेशन 3 में एक के ऊपर एक लाई करेगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है। सो हम देख के भी ये भी बता सकते हैं कि किस इक्वेशन का कितना जीरो निकलेगा, हम देख के भी बता सकते हैं। ये ग्राफिकल मेथड का भी एक पार्ट ही होता है। सो मान लीजिए यहाँ पे मैं पहला लिख देता हूँ। सबसे पहले A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 अगर होती है तो हमें मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा एक, और हम इसे कहेंगे कंसिस्टेंट। हमको सॉल्यूशन मिल रही है इसलिए हम इसे कहेंगे कंसिस्टेंट। मान लीजिए कि A1 A2 के A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होती है, तो हमें यहाँ पर नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगी। यहाँ पर हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगी, और हम इस इक्वेशन पेयर को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। मान लीजिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 अगर होती है तो हमें मिलेगा मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हमको मिलेंगे, और हम इसी पेयर को कहेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हम कहेंगे। ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के जरिए अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है 5x प्लस 9y प्लस 11 इक्वल टू 0, 2x प्लस 7y प्लस 20 इक्वल टू 0। और मैंने आपको अगर पूछा कि मुझे बताइए कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन मैंने लिखा है, इस इक्वेशन पेयर के जीरो कितने होंगे। जीरो का मतलब होता है यहाँ पर x की वो कौन सी वैल्यू डालूं, y की वो कौन सी वैल्यू डालूं, ताकि मुझे ये दोनों इक्वेशन जीरो के बराबर मिलेंगी। अगर मैंने ऐसा कुछ पूछा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आंसर में A1 की वैल्यू 5 लिखेंगे, B1 की वैल्यू 9 और C1 की वैल्यू 11, A2 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 7, सॉरी B2 की वैल्यू 7, और जो C2 की वैल्यू है वो 20 के बराबर लिखेंगे। अगर आप चेक करेंगे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, देखिए A1 5, A2 2, इक्वल का साइन मैंने डाल दिया, B1 9 और B2 7। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? नहीं है। तो
नॉट इक्वल टू, तो A1 अपन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपन B2। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये दो इक्वेशन जो दिया है, ये जो पेयर इक्वेशन दिया है, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं ये दोनों का अगर ग्राफ में निकालूं तो ये दो ग्राफ ऐसे जाएंगे, ये दो ग्राफ ऐसे पास करेंगे। ग्राफ के ऊपर ये इक्वेशन 1 और ये रेड वाला इक्वेशन 2 अगर है तो ये ग्राफ पर ऐसे पास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस 6x प्लस 9y प्लस 12 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 18x प्लस 27y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा दिया है और आपसे पूछा है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है इसके 0 कितने होंगे, तो उसी मेथड का इस्तेमाल हम करेंगे। A1 6, B1 9, C1 12, A2 18, B2 27, C2 10। सो A1 अपन A2 6 अपन 18 कैंसिल करेंगे तो 1 अपन 3 आएगा। B1 अपन B2 9 अपन 27 कैंसिल करेंगे तो 1 अपन 3 आएगा। C1 अपन C2 12 अपन 10, सो 2 से कैंसिल करेंगे तो 6, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5, सो ये 6 अपन 5 आया। आप देखो कि जो A1 अपन A2 ये B1 अपन B2 के बराबर हो रही है, मगर नॉट इक्वल टू C1 अपन C2 इसके बराबर नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन हो जाएगा और इस पेयर ऑफ इक्वेशन को हम कहेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, हम कहेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, अब थर्ड केस हम चेक करते हैं। अगर A1 अपन A2 ये बराबर हो जाती है B1 अपन B2 के और ये बराबर हो जाती है C1 अपन C2 के, तो इसका मतलब दो इक्वेशंस कोइंसाइड कर जाएंगे। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर, एक इक्वेशन के ऊपर दूसरा इक्वेशन लाई कर जाएगा। ठीक है, कोइंसाइड कर जाएंगे और आपको जो सॉल्यूशन मिलेगी मैनी सॉल्यूशन, आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे मैनी, और ये पेयर ऑफ इक्वेशन को हम कहेंगे कंसिस्टेंट हम कहेंगे। अगर मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे अगर ले लेता हूँ 5x प्लस 10y प्लस 20 इक्वल टू 0, ये 10x प्लस 20y प्लस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए A1 अपन A2 ये होगी 5 अपन 10 कैंसिल करूंगा तो 1 अपन 2 आएगा। B1 अपन B2 B1 10 B2 20 कैंसिल करूंगा तो 1 अपन 2 आएगा। C1 अपन C2 C1 20 C2 40 कैंसिल करूंगा तो 1 अपन 2 आएगा। सो देखिए A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2। अगर ऐसा होता है तो हमको मिलेगा मेनी सॉल्यूशंस और ये पेयर ऑफ इक्वेशन को हम कहेंगे कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा अलजेब्राइक ग्राफिकल मेथड यहाँ पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे हम जीरो फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ग्राफिकल मेथड खत्म कर लिया, हड़बड़ी में इंसान तो गलत कर ही देता है। अब देखेंगे अलजेब्राइक मेथड से हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, सो अलजेब्राइक मेथड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा मेथड है
सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो तीसरा मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो ये तीनों मेथड के बारे में हम दूसरे पार्ट में एक डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ ये आपको बता दूं, एलिमिनेशन मेथड का कोई फॉर्मूला नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम लिखते कैसे हैं ये मैं आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आपको x लिखना है, यहाँ पे y, यहाँ पे 1 लिखना है, अपॉन का साइन आपको डाल देना है, और बीच में इक्वल का साइन आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको लिखना है b c a b b c a b 1 2 1 2 1 2 1 2 डाल देना है, और ऐसे आपको आरो मार्क दे देना है। ठीक है, सो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। हम अगले लेक्चर में ये तीनों मेथड के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई को जारी रखिए, और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।